नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से टारगेट विद हेल्को चैनल में। तो दोस्तों, हम लोगों की जो हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें हम लोग टाइप टू टाइप मतलब हर टॉपिक पे एक एक सीरीज लेके आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब कि हम हर एक टॉपिक ले रहे हैं, उस पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं उस क्वेश्चनों को कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इसके पहले हमारे जो जो क्वेश्चन आंसर का टॉपिक था वह था हड़प्पा पर। तो हमने हड़प्पा के बारे में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उस पर चर्चा किया और सारे क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन थे हमने सारे को डिटेल से एक्सप्लेन किया, ताकि आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाए। ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि आपके 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, लेकिन उस 20 और 30 क्वेश्चन से आपके कम से कम 100 से ज़्यादा लगभग 150 तक क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन हम तैयार आपको करवा रहे थे। तो इस तरह से आज जो हमारी दूसरी क्लास है, तो इतिहास की आज दूसरी क्लास है और आज का जो टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक आज हम प्रश्न और उत्तर करेंगे, अर्थात जिस टॉपिक पर हम आज एमसीक्यू करेंगे, वह हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हड़प्पा के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लोथल के बारे में और कालीबंगा, और चाहे वो जो भी हो, तो सब पे जो जो क्वेश्चन है आज उसको करने की हम लोग कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं, ये प्रश्न आपको समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस और अन्य जो भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए, क्योंकि जो जीएस होता है दोस्तों, यह हालांकि जो लेवल होता है, जीएस का जो पूछने का लेवल होता है हर एग्जाम में अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर पूछ लिया कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, अगर ये पीछे से पूछ लिया तो जरूरी नहीं कि ये वहाँ एसआई में नहीं पूछेगा, रेलवे में नहीं पूछेगा, हर जगह पूछेगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज कब हुई थी। अब वो अलग बात है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ा देगा। जैसे हर जैसे मान लीजिए आपका एनटीपीसी है, यूपीएसआई है, तो इसमें बस एक ऑप्शन पूछ लेगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, दूसरा पूछता हड़प्पा की खोज कब हुई थी, यह किस नदी के तट पर है। लेकिन जो आपका आर ओ और पीसीएस होगा, तो उसमें बस वही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बना देगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, दूसरा बना देगा यह इस जिले में स्थित है, यह इस नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस तरह से 2-3 ऑप्शन बना देगा। तो वहाँ पे आपको बस वही क्वेश्चन के लेवल का अंतर होता है, बाकी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता। तो आइए देखते हैं आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कौन सा है। तो हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मानव समाज, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है आश्रित होता है। तो यह आपका प्रश्न है। तो आपका प्रश्न पूछा है कि मानव समाज विलक्षण है और यह आश्रित होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर और ऑप्शन डी है विज्ञान पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। संस्कृति, आपसे पूछा गया कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह आधारित होता है। पहला है संस्कृति पर, दूसरा है अर्थव्यवस्था पर, तीसरा है धर्म पर और चौथा है अर्थात डी है विज्ञान पर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह होगा अर्थव्यवस्था पर। जो मानव समाज होता है, मानव समाज विलक्षण होता है, वह आधारित है अर्थव्यवस्था पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा है, हड़प्पा पुरा स्थल, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दो स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आपसे पूछा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता तथा ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो हड़प्पा है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुमेरियन सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है, वैदिक सभ्यता से है या मेसोपोटामिया सभ्यता से है। तो हमको बताना है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वह किससे संबंधित है। तो हम लोग पहले हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा आखिर है क्या। हड़प्पा, तो जो हड़प्पा है दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। हड़प्पा सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है और इसकी खोज कब हुई थी। इसकी खोज की खोज 1921 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों। एक खोजकर्ता वह थे राखाल दास, सॉरी दयाराम साहनी। जो हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वह थे आपके दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और यह आपसे पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है यह किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस नदी के तट पर स्थित है तथा यह कहाँ पे स्थित है, यह कहाँ पे प्राप्त हुई थी। तो आप देखेंगे यह रावी नदी के, रावी नदी के रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है। यह सब आपसे पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस नदी के तट पर स्थित है। एक बार यह पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता आप बताएंगे रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है कि यह रावी नदी के किस तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है कि दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से आपको फंसा देगा। तो आप याद रखेंगे कि यह हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इन्होंने इसकी खोज 1921 में की था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। और यह कहाँ पे स्थित है। तो यह पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पाकिस्तान के मांटगोमरी, यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। मांटगोमरी जिले में स्थित है। ये जो हड़प्पा है दोस्तों यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में। तथा हड़प्पा सभ्यता आपकी यह
रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। अब आइए आप अपने प्रश्न पे चलिए। आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है। इसकी खोज 1921 में की गई थी और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो आपका जो आंसर होगा यह होगा ऑप्शन बी। आप लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि जो हड़प्पा है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप हड़प्पा के बारे में याद रखेंगे। हड़प्पा के बारे में याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों। अब आइए हम लोग चलते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो अगला प्रश्न है वह कौन सा है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से तथा अथवा उत्तर ऐतिहासिक काल से। आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल तथा ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसकी जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी जानकारी हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। वहां पर हमको न तो कोई लिपि मिलती है, न तो कोई उस तरह की ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कि वहां की जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे आपका जो पाषाण काल था, तो पाषाण काल की जानकारी हमको सिर्फ वहां पे खुदाई में जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप जानेंगे कि इसकी जानकारी हमें से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। यहीं पे आप इसको सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकारी इस काल की जानकारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों आधार पर मिलती है। अर्थात इस समय हमको कोई भी लिपि नहीं प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर हम इस काल की जानकारी प्राप्त कर सके। तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में जो आद्य ऐतिहासिक काल था दोस्तों, तो इस काल की जानकारी में आप लिखेंगे इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य
पुरातात्विक साक्ष्य लिपि दोनों प्राप्त हुए थे। दोनों मिले, परंतु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। जा सके। और इस समय की जो लिपि थी दोस्तों वह थी गौमूत्र लिपि अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि। इस समय की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है तो इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिपि दोनों मिले थे। लेकिन आपको हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिपि दोनों मिले थे, लेकिन उस समय की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी, आज तक नहीं पढ़ी गई। तो इसलिए जो भी जानकारी हमको कलेक्ट हुई वह सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिली। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका ये जो सिंधु सभ्यता होती है तो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी होती है, सिंधु सभ्यता में हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले थे और लिपि भी मिली थी, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है यह इससे तो संबंधित होगी नहीं प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि इस काल की जानकारी इस काल में सिर्फ हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलती है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो इस काल में हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले तथा लिपि मिली, लेकिन लिपि हम पढ़ नहीं सके, आज भी उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए जो सिद्ध सभ्यता संबंधित है यह है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल से, अर्थात इसका जो संबंध है वह आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरिक सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी तथा उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक पाया जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी? उसका कारण था वह नागरिक सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी तथा उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक पाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी दोस्तों वह थी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहां पे जो नगरों का विकास था वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हुआ था। वहां पे जो नगर थे तो वहाँ की जो नालियाँ थी वह घरों के किनारे से निकल सड़कों के किनारे से निकलती थी और नालियाँ जो होती थी उस पर पत्थर बिछे हुए थे, मतलब पत्थर रखे गए थे तथा जो सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की वह एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था वह बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। तो इसलिए वह किस लिए भिन्न थी? क्योंकि जो ये आपकी आर्य सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता और आर्य सभ्यता आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता सभ्यता थी। तो इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग आर्यों से किस प्रकार भिन्न थे? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो सभ्यता थी वह थी एक नगरीय सभ्यता, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपका जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट होगा, क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्यों से डिफरेंट थी, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थी। इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? पहला लिपि, दूसरा नगर नियोजन, तीसरा तांबा और चौथा मृद भांड। ये आपका मृद भांड आप इस तरह से लिख लीजिए। ये मृद भांड है। मृद भांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आज से पूर्व रखे जाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा तथा ऑप्शन डी है मृद भांड। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी होगा यह आपका करेक्ट होगा। यह आपका जो मृद भांड है, यही कारण होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज से पूर्व रखे जाने के। तो मृद भांड क्या होते थे दोस्तों? जो मृद भांड होते थे उसमें जो मिट्टी के बर्तन होते थे और मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उनको जो उन पर आकृतियां बना करके उनको कलर करके जो बनाया जाता था बर्तन, उसे मृद भांड कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आज से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वह है मृद भांड। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो बस आप इतना याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज से पूर्व रखे जाने का जो कारण है वह है मृद भांड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। प्रयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी, का क्या कारण था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी का एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, सिंधु के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नहीं था। तीसरी बात, जो आर्य सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा वैदिक सभ्यता के लोगों को इन्हें लोहे का ज्ञान था। लोहे का इनको ज्ञान था। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इन्हें लोहे का ज्ञान था, इसलिए यह अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। तो अब आइए आप ऑप्शन पे चलिए कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, अर्थात ये पहला सही है, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा, इनके पास चित्रलेखन लिपि थी।
इनके पास चित्रलेखन लिपि थी, इनके पास चित्रलेखन लिपि नहीं थी। इनके पास लोहे का ज्ञान तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह भी गलत है और यह भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन ए है यह सही है, क्योंकि इनके यह इसलिए वैदिक सभ्यता से भिन्न थे क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इनके पास इनकी जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता और इनको लोहे का ज्ञान था। तो इस तरह से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता। अब हम लोग 7वें की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पहला शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई तथा डी उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति तो उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। जैसा कि हमने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था, हड़प्पा है, आपको फिर से बता दें ताकि आपको रिवीजन होता रहे। बार बार आप अगर लिखेंगे कोई चीज तो आपको याद हो जाएगी। हड़प्पा, तो हड़प्पा दोस्तों की खोज 1921 में हुई। खोजकर्ता कौन थे? वह थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित, और यह पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित, मांडगोमरी जिले में स्थित है। तो इस तरह से हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी खोज 1921 में हुई थी तथा इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे तथा यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा यह पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित है। तो यहाँ से आपके यह सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आइए प्रश्न में चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे। पहला शिलालेख, तो शिलालेख हड़प्पा से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि शिलालेख आपको यह मौर्य काल में प्राप्त होता है, अर्थात तो पहला आपका गलत होता है क्योंकि मौर्य काल में सबसे ज्यादा आपको शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दूसरा है पक्की मिट्टी की मोहरें पर अंकित लेख, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा है पुरातात्विक खुदाई, तो यह आपका सही है। तो जो हड़प्पा की जानकारी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं वह है पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पा के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। उसमें का जो मानव समाज था, जो मानव का जीवन था, मानव का रहन सहन था, मानव का जो रीति रिवाज था वह किस प्रकार से था, मानव किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से उसका जीवन यापन चलता था। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको पुरातात्विक खुदाई के आधार पर प्राप्त अवशेषों से प्राप्त होती है। तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हम के जो प्रमुख स्रोत हैं वह है आपके पुरातात्विक खुदाई है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आपका प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला है ए शिलालेख, बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई, सी बर्तनों के मुहरों पर लिखावट और डी धार्मिक ग्रंथ। तो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई और बर्तन के मोहरों पर लिखावट तथा धार्मिक ग्रंथ।
तो शिलालेख तो आपका पहले ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो शिलालेख होता है दोस्तों यह आपको मौर्य काल में मिलता है, अशोक के समय में। क्योंकि उस समय आपको बहुत से शिलालेख मिलते हैं, बहुत से स्तंभ लेख मिलते हैं, बहुत से गुहा लेख मिलते हैं, जिसपे कि उस समय के समाज और सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन के बारे में, वहाँ के शासक के बारे में जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त होती है। दूसरा आपका है पुरातात्विक खुदाई। तो अभी आपको हमने इसके पहले बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इनकी जो जानकारी मिलती है वो आपको मिलती है पुरातात्विक खुदाई से। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, वो होगा पुरातात्विक खुदाई। बाकी ये बर्तनों और मोहरों पर लिखावट ये भी नहीं सही है, और धार्मिक ग्रंथ ये भी नहीं सही, उसमें कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमको नहीं मिले थे। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर की तरफ आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, कि हमको पुरातात्विक खुदाई के आधार पर, पुरातात्विक संबंधी खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहाँ के निवासियों के, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के, यहाँ पे के होगा, ये आपका जानने के, जानने के मूल स्रोत हैं। वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरी लिपि, और चौथी सॉरी डी मंदिर। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए कौन से मूल स्रोत हैं, कौन से मूल स्रोत वहां पे पाए गए थे। तो ऑप्शन ए है मोहर, ऑप्शन बी है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी है लिपि, ऑप्शन डी है मंदिर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मंदिर के साक्ष्य, हालांकि पूजा के साक्ष्य तो आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं प्राप्त होते हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा या तो पहले ही गलत हो जाएगा कि नहीं, मंदिर से हमको वहां की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब चलते हैं सी की तरफ। तो लिपि, तो हमने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिपि भी प्राप्त होती है, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया। अगर उनको पढ़ा नहीं गया तो फिर उनसे कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भाई जब हम लिपि को पढ़ेंगे तभी हम उससे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस समय का जीवन जो था वह कैसा था, किस प्रकार का था। तो उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई थी उस समय वह पढ़ी नहीं गई, तो इस प्रकार से उनसे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन सी भी गलत होता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार से हमें सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के स्रोत प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो उस समय के लोगों को जो लोहा था, लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लोहे से ही ज़्यादातर हथियार बनाए जाते थे। तो इसलिए जब उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तो क्योंकि तांबे का ज्ञान था, तो तांबा से तो कांसे का ज्ञान था। कांसा बहुत नॉर्मल सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे हथियार नहीं बन सकते, क्योंकि हथियार जो भी बनते थे लोहे से बनते थे। क्योंकि वैदिक सभ्यता में जब लोहे का ज्ञान होता है तो फिर लोग वहाँ पे हथियार और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अब बचता है मोहरे। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग हमको 3000 मोहरे प्राप्त हुई थी, और उन मोहरों पे छपे चित्रों से, जो उस पर चित्र प्राप्त हुए, उन चित्रों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से, एक मिनट,
सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में लगभग 3000 मोहरें प्राप्त हुई। 3000 मोहरें 3000 मोहरें प्राप्त हुई। और इन पर अंकित चित्रों से इस सभ्यता के बारे में सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो। इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मोहरे थे, तो मोहरे पर बने चित्रों से हमको उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके जो मुख्य स्रोत थे, जो मूल स्रोत हैं, वह हैं मोहरे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, वहाँ के निवासियों के बारे में जानकारी के जो मूल स्रोत हैं दोस्तों, वह है आपकी मोहरे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में तथा चांदी के आहत सिक्कों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वह कहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी है पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, और डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा से हड़प्पा में चांदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे, यह चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे। तो यह राजस्थान की कुछ खाने थी, जैसे जेवर खाने और कुछ और भी खाने थी, उनका क्या नाम था। तो राजस्थान में अजमेर तथा जावर की खानों से हड़प्पा के लोग चांदी को प्राप्त करते थे। हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोग राजस्थान के राजस्थान हड़प्पा के लोग राजस्थान के अजमेर तथा जावर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। चांदी प्राप्त करते थे। तो इस तरह से हड़प्पा में चांदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा के लोग कहाँ से चांदी प्राप्त करते थे, तो राजस्थान से प्राप्त करते हैं। राजस्थान में कहाँ से, तो राजस्थान में अजमेर तथा जावर में चांदी के खाने थे, वहाँ से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति में, क्योंकि ये जितनी भी ये संस्कृतियां ये इसके बाद आती है। तो हमसे प्राचीनतम पूछा, तो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वह आपका यह हड़प्पा संस्कृति। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? आपको बताना है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उन मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, उस समय किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो आपको बताना है उस समय के जो मिट्टी के बर्तन थे उनका कलर क्या था। तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे दोस्तों, तो मिट्टी के बर्तनों में उस समय लाल कलर का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन आपका ही सही है, क्योंकि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उस समय हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा था तो उस समय प्रारंभ में तो जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वह जो पैर से चलाने वाला चाक होता था उस पर बनते थे। जो मिट्टी के बर्तन थे पैर से चलाने वाले चाक पर बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा और अपडेट हुए तो उन्होंने पैर से चलाने की जगह हाथ से चाक को चलाना शुरू कर दिया। और उस समय जो बर्तन बनने लगे उन बर्तनों की भी जो कैटेगरी हुई, जो प्रकार हुए, दो प्रकार के हो गए। एक सामान्य बर्तन हो गए, मतलब नॉर्मल बर्तन, सादे बर्तन, और दूसरे हो गए जिन पे भी डिजाइन वगैरह बनाई जाती थी। तो इस तरह से जो बर्तन जिन पे डिजाइन बनाए जाते थे तो उन बर्तनों को मिट्टी उसमें आग में पकाया जाता था, और उन बर्तनों को बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा बालू भी डाल दिया जाता था। तो बालू का अंश होने के कारण जब इन बर्तनों को आग में पकाया जाता था तो वह बर्तन लाल हो जाते थे, और इस प्रकार से उन बर्तनों पर चित्रकारी करके उनको कलर किया जाता था। तो इस तरह से हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उन मिट्टी के बर्तनों को में सर्वप्रथम अर्थात उन मिट्टी के बर्तनों में किस कलर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वह लाल होगा। तो हड़प्पा के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से? यह प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया, कहाँ से माना जाता है, कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल तथा कुषाण काल। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन होगा वह आपका पूर्व आर्य, अर्थात पूर्व आर्य से मूर्ति काल का मतलब मूर्ति पूजा का प्रचलन माना जाता है। और संजय सभ्यता में आप देखेंगे तो आपको मूर्ति पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। मूर्ति पूजा संजय सभ्यता से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। और दूसरा इसमें जो सिंधु सभ्यता में संजय सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई थी उसमें भी कई देवताओं के चित्र बने हुए थे। मुहरों से प्राप्त चित्र। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हालांकि मूर्ति पूजा अगर देखा जाए तो संजय सभ्यता में उसमें माता देवी की पूजा होती थी, क्योंकि उस समय तो पुरातात्विक खुदाई हुई थी। तो पुरातात्विक खुदाई में माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंध सभ्यता के लोग थे वह माता देवी की अर्थात भूमि की पूजा करते थे। और उस समय की जो मुहरें प्राप्त हुई थी उन मुहरों पर भी कई देवताओं के चित्र बने हुए थे। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि उस समय के लोग भी पूजा करते थे। लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल तथा कुषाण काल। तो जो सबसे पहले देखा जाता है वह
पूर्व आर्यकाल में, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर संदेह सभ्यता होता तो आपका वही सही होता, लेकिन संदेह सभ्यता ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह पूर्व आर्य माना जाएगा। तो इस तरह से 12 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको बताना है कि यह निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है, हड़प्पा सभ्यता में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है चंदूदड़ो, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सोगौरा और ऑप्शन डी देशलपुर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थल हड़प्पा में नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि जो ये चारों स्थल हैं यह कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो फिर पता चल जाएगा कौन सा ये हड़प्पा में है कि नहीं है। तो जो दोस्तों जो चंदुहड़ो है ये चंदुहड़ो तथा कोटदीजी यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, और यह दोनों हड़प्पा स्थल है, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल। और ये जो आपका देशलपुर है यह भी एक हड़प्पा स्थल है, गुजरात के कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित हड़प्पा स्थल। हो गया आपका ये चंदमुदड़ो है, यह भी पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है। कोटदीजी है, यह भी आपका पाकिस्तान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। और अगला देशलपुर, देशलपुर गुजरात में स्थित, गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है और यह भी एक हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आता है। तो आपका बचता है जो ऑप्शन सी सोगौरा। तो सोगौरा जो है दोस्तों यह एक मौर्यकालीन, सोगौरा यह एक मौर्यकालीन मौर्यकालीन अभिलेख है। यह एक मौर्यकालीन अभिलेख है। इसमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते। एक मिनट, ताम्रपत्र अभिलेख है। इसको आप इधर से लिख लीजिए, यहाँ से। ये जो सोगौरा है यह एक यह एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है। और यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते। और यह दोस्तों यह सोगौरा कहाँ पे है, तो यह गोरखपुर में स्थित है। तो यह एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है तथा इससे अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से आप सीधे बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चंदुदड़ो, कोटदीजी ये पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है।
देसलपुर यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हड़प्पा स्थल है। तथा जो आपका सोगौरा है यह एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है और यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह एक मौर्यकालीन अभिलेख है, यह हड़प्पा स्थल नहीं है। इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में तथा लोथल में। अब आपको बताना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा में तथा हड़प्पा में तथा लोथल में। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी स्थल हैं यह कहाँ कहाँ कब इनकी खोज हुई तथा इनसे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो पहले मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो मोहन मोहनजोदड़ो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी खोज की खोज की खोज 1922 में हुई। के खोजकर्ता कौन थे? वह थे राखाल दास बनर्जी। के खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी थे और यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह दोस्तों मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित दाहिने तट पर दाहिने तट पर स्थित है। और कहाँ पे है यह? यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित। लड़काना जिले में लड़काना जिले में स्थित है। यहाँ से जो मोहनजोदड़ो दोस्तों, यहाँ से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो के बारे में इतने चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो जो मोहनजोदड़ो है यह इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। और ये जो मोहनजोदड़ो है यह आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। तथा यहाँ से आपको स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। तो यही इसीलिए हमने कहा कि हम भले ही आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आपको तैयार करवा देंगे। तो इस तरह से आप मोहनजोदड़ो के बारे में जान गए। अब आइए देखते हैं कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा क्या है। कालीबंगा के बारे में
कालीबंगा के बारे में हम लोग देखेंगे। यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर स्थित, तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1951 में खोज 1951 में हुई थी। के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद अमलानंद घोष इसकी खोज किए थे। और यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको बताया कि कालीबंगा यह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1951 में हुई थी तथा इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे तथा आपको कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा यहाँ से आपको कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हो। इस तरह से यहाँ से आपको खोपड़ी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कई चीजें मिलती हैं। और अगला जो स्थल है लोथल, तो लोथल के बारे में हम लोग देखेंगे कि लोथल क्या है। लोग लोथल के बारे में देखेंगे। तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में गुजरात में स्थित भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तीसरी चीज में क्या है लोथल के बारे में? तो यह यहाँ से अग्निकुंड तथा गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड तथा गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो तीनों स्थल हैं, जैसा कि हमने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था, 2 बार हम बता चुके इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। यह पाकिस्तान के जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित है तथा यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो इस तरह से हमने ये हड़प्पा के बारे में बता दिया है। बाकी हमने बताया कि मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बताया। उसके बाद कालीबंगा को हमने बताया कि कालीबंगा में क्या क्या चीजें हैं, किस नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज किसने किया था। और उसके बाद फिर हमने लोथल के बारे में बताया कि लोथल गुजरात में स्थित है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा यहाँ से अग्निकुंड तथा गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सॉरी,
यहाँ से अग्निकुंड तथा गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको प्रश्न पूछा है कि एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा तथा लोथल। तो आपको कहाँ पे मिल रहा है? जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको कालीबंगा से। तो आपका आंसर बी को जाता है। आपका जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, क्योंकि जुटे हुए खेतों के साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपका 14 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते? जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, बस केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आंसर यहाँ पर आपका होगा कि किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको हमने बताया कि वह कालीबंगा से होते हैं। बाकी हमने मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताया, लोथल के बारे में बताया, और धौलावीरा के बारे में आपको हमने नहीं बताया। तो जो धौलावीरा है दोस्तों, यह भी आपका गुजरात में स्थित है। और इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन 15 है, तो 15 में आपको अभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। मोहनजोदड़ो क्या है, लोथल क्या है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और जो धौलावीरा है, तो धौलावीरा आपका ये गुजरात में स्थित है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है घग्गर। तो आपको बताना है कि यह जो हड़प्पा है यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जो घग्गर है यह इसके तट पर कालीबंगा स्थित है। के तट पर कालीबंगा स्थित है। दूसरा, जो ब्यास है, तो ब्यास और सतलज जो है इसके तट पे आपका पंजाब स्थित है, जो कि भारत में है। और रावी नदी, हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा है यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो आपका आंसर सी सही होगा। आपका आंसर क्या होगा कि जो हड़प्पा है यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर बाएं तट पर स्थित है। और हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया कि हड़प्पा क्या है। एक बार देख लीजिए, फिर से रिवाइज आपका हो जाएगा। हड़प्पा के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? वह थे दयाराम दयाराम साहनी। और यह रावी नदी के रावी नदी के बाएं तट पर, ये भी याद रखेंगे किस बाएं पे है कि दाएं पे, बाएं तट पर बाएं तट पर स्थित है। और यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है।
तो इस तरह से आपका जो हड़प्पा है यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल तथा कालीबंगा। तो अभी आपको हमने बताया मोहनजोदाड़ो के बारे में कि मोहनजोदाड़ो जो मोहनजोदाड़ो है मोहनजोदड़ो तो इसकी खोज 1922 में हुई। खोजकर्ता के खोजकर्ता जो थे वह थे राखाल दास बनर्जी। बनर्जी और यह सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दाहिने तट पर स्थित है और यहाँ से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपसे पूछा है कि स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप मोहनजोदाड़ो के बारे में देखिए कि खोज 22 में खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी या सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है तथा यहाँ से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है यह करेक्ट ऑप्शन होगा कि मोहनजोदाड़ो से आपको महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18। तो यहाँ से आपको विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? सेम क्वेश्चन है तो रिवाइज हो गया है। तो विशाल जो स्नानागार है दोस्तों यह आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने आपको कालीबंगा के बारे में बताया, हड़प्पा के बारे में बताया, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो सिंधु घाटी किस पूरा स्तर से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो पहला है हड़प्पा एवं कोटदीजी, बी है कालीबंगा एवं रोपर, सी है धौलावीरा एवं भगतराव और डी है मोहनजोदड़ो एंड लोथल। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के किस पूरा स्तर से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी। ये दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन जहां तक लगता है यह मोहनजोदड़ो एंड लोथल से ही नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आइए जो सबसे आपका लास्ट क्वेश्चन है वह है 20 में हमको देखना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है हमको देखना है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबे का कांसे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान आपको ऋग्वैदिक काल में मिलता है। 1000 ईसा पूर्व में आपको लोहे का ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी होगा यह गलत होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना होती थी, जैसा कि आपको पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त हुआ है मातृ देवी की प्रतिमा, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी।
ऑप्शन डी है, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी गलत होगा, बाकी सभी सही है। इस तरह से आप ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित 20 क्वेश्चन कराए और जितनी जरूरी चीजें थी हमने आपको कवर कराने की कोशिश किया। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।